नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपकी इस मनपसंद मनचाही क्लास में। बच्चों, मैं मयंक शर्मा एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं आपके विज्ञान की इस क्लास को लेकर के। हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, और पिछली क्लास में हमने समीकरणों को संतुलित करना सीखा। आज का हमारा टॉपिक होगा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व या उसकी आवश्यकता। तो पहले तो अपन इसका मतलब समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में समीकरण को संतुलित करना तो सीखा, लेकिन हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर आखिरकार हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि हमने समीकरण को संतुलित क्यों किया। क्योंकि यदि हम मान लीजिएगा समीकरण यदि असंतुलित लिखें, जिसे अपन क्या कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, तो वह समीकरण गलत तो नहीं, हम उसे गलत तो नहीं ठहरा सकते। तो फिर आखिरकार हमें ने संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों लिखी। तो चलिए इस चीज का उत्तर पाते हैं। आपने पिछली क्लास में द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में अध्ययन किया हुआ है। आपने कक्षा 9 में द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में क्या किया था बच्चों, अध्ययन किया था। और आपका यह द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, ये क्या कहता है आपसे, ये नियम आपसे कहता है कि आप द्रव्यमान को ना तो क्या कर सकते हैं उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है नष्ट किया जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैग्नीशियम के फीते को जब जलाया जाता है तो किसकी प्राप्ति होती है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो क्या कह रहा है, ये दोबारा सुनिएगा कि मैंने क्या कहा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो हम उसे क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं नष्ट। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले, ये कौन सा भाग है, अभिक्रिया से पहले वाला भाग, और ये कौन सा वाला भाग है, अभिक्रिया के बाद वाला भाग। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वह कैसा होता है बच्चों, समान या कैसा रहता है आपका, संरक्षित रहता है। यही क्या है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है, और यही क्या है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व भी है कि द्रव्यमान को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे, तो समझना अब हम इस बात को सिद्ध भी यहां करके देख लेते हैं कि क्या वास्तविकता में ऐसा होता है या नहीं, कि क्या समीकरण को संतुलित करने के पश्चात जो द्रव्यमान है वह कैसा हो जाएगा, समान होगा या नहीं होगा। तो चलिए इस बात को अपन प्रूव करते हैं। जैसे mg की यदि बात करूं तो mg का बच्चों परमाणु क्रमांक तो कितना होता है 12, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों 24। यदि मैं यहां बात करूं ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 का कितना हो गया बच्चों 32, तो टोटल कितना हुआ आपका 56। और यदि मैं बात करूं उत्पाद वाले भाग में मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो एक का तो कितना हो जाएगा 24 और एक ही क्या है आपकी ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया आपका 36, सॉरी 40। तो अब बच्चों यदि आगे चला जाए तो यह क्या थी आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण थी। इसकी संतुलित समीकरण हम पहले पढ़ चुके थे, और यह क्या हो गई है बच्चों, अब संतुलित हो गई है। तो अब ये देखते हैं कि क्या संतुलित समीकरण होने पर द्रव्यमान जो है वो बराबर होता है या नहीं। क्योंकि जैसे ही समीकरण क्या होगी संतुलित होगी तो दोनों ओर क्या हो गई है, परमाणुओं की संख्या भी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब देखना पहले एक mg का कितना था 24, अब 2 का कितना हो जाएगा बच्चों 48। ये तो होगा mg का द्रव्यमान, ऑक्सीजन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 48 और 32 टोटल कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 80 हो जाएंगे। लेकिन यदि यहां बात करूं तो यह 2 का मल्टीप्लाई mg के साथ भी हो रहा है, और 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन, मतलब ये 2 mg के परमाणु को भी दर्शा रहा है और ऑक्सीजन को दर्शा रहा है। इसलिए जो टोटल द्रव्यमान आया था हमारा 40, इसका क्या हो जाएगा 2 गुना, और टोटल कितना हो जाएगा आपका 80 यानी 80 हो जाएगा। तो हमने ये पाया कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के जो बाद है वह संपूर्ण द्रव्यमान क्या है बच्चों, बराबर है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सभी ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या हो रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण में उस नियम की पालना होती है।
इसलिए हमने क्या किया था, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को समझाइए। अब चलते हैं हम अगले वाले टॉपिक पर। तो चलिए चलते हैं आगे के बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यहां तक मैं यदि बात करूं तो हमारा जो पहला चैप्टर था इसका आधा भाग क्या हो चुका है बच्चों, पूरा हो चुका है। अब हम बात करें अगले वाले भाग की, और यह अगला वाला भाग कहां से शुरू होता है, आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों से। और पहली जो आपकी रिएक्शन है वो है बच्चों संयोजन अभिक्रिया, या इसे ही सामान्यतः क्या कहा जाता है, एडिशनल रिएक्शन भी कहते हैं। और क्या कह रही है वो समझना। देखो हम यहां परिभाषा को निकालेंगे, स्वयं ही रटेंगे नहीं, क्योंकि यदि आपने परिभाषा रटी तो फिर क्या हो सकता है अपन भूल सकते हैं। लेकिन एक बार यदि अपन समझ ली कि परिभाषा आई कैसे, तो फिर आपके रटने की समस्या मिट जाएगी और फिर आप इसे अभिक्रिया की परिभाषा को भी नहीं भूलेंगे। तो देखना यहां मैं एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि कोयले को यदि जलाया जाए, कोयले का क्या कर रहा है अपन, दहन। और जब कोयले का दहन करवाया जा रहा है तो कोयले को किससे दर्शाते हैं बच्चों, सी से। दहन का मतलब किससे क्रिया होती है, ऑक्सीजन के साथ, ये मैं आपको पहले बता चुका था। क्रिया करवाने पर किसकी प्राप्ति होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड किसकी, गैस की प्राप्ति हो जाती है। अब यदि बात करी जाए कि कोयले को जलाने पर किसकी प्राप्ति हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति हुई। आप यदि गौर से समीकरण में देखेंगे तो यहां पर जो अभिकारक हैं, ये कौन सा वाला भाग है बच्चों अपना, अभिकारक, और ये कौन सा वाला भाग है हमारा, उत्पाद। तो यदि मैं बात करूं, आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका अभिकारक वाला भाग है, इस अभिकारक वाले भाग में अभिकारकों की संख्या कितनी है बच्चों, 2, यानी मिनिमम तो कितना होगा, 2, और 2 से क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो यानी मिनिमम अभिकारक कितने होंगे, 2। लेकिन यदि आप देखेंगे तो जब रिएक्शन हो रही है, यानी अभिकारक से क्या बन रहा है बच्चों, उत्पाद बन रहा है। तो इस अभिकारक से उत्पाद बनने की इस प्रोसेस में हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, अर्थात कितनी है, एकल है, उत्पाद है। उत्पाद कितना है, एकल है, यानी क्या है, 1 है। तो आप देख पा रहे हो कि 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक हैं वह क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं या संयोग कर रहे हैं, क्योंकि संयोजन का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, जुड़ना होता है। तो आप कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक हैं वह संयोग कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया कर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, और वो उत्पाद में कितना, 1। और ये पहचान है, याद रखना, किसकी, अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया की, संयोजन अभिक्रिया की। एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन, आपको मान लीजिए ये रिएक्शन दे दे, C+O2 क्या बना रहा है, CO2, और रिएक्शन देकर आपसे कह देगा कि बताइए अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है। तो हम पहचानेंगे कैसे संयोजन को, संयोजन की पहचान क्या है, उत्पाद यानी आपको जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, केवल एकल, यानी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि 1 है तो वह कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, संयोजन, अर्थात आपकी एडिशनल रिएक्शन होगी, वरना आप उसे क्या नहीं कहेंगे, हम उसे एडिशनल रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो याद रखना 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहां पर अभिक्रियाओं से। एक तो आपसे सीधा क्या कह देगा, रासायनिक अभिक्रिया दे देगा आपको और उसका उदाहरण पूछ लेगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि समीकरण देकर के क्या पूछ सकता है आपसे बच्चों, पूछ सकता है कि यह संयोजन है या फिर अन्य कोई सी अभिक्रिया है, तो जांच करवा सकता है। और हम पहचानेंगे कैसे, 4 ऑप्शनों में से उत्पाद यदि 1 होगा तो वह अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी बच्चों, संयोजन हो जाएगी। तो यहां परिभाषा क्या हुई कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से क्या अधिक अभिकारक क्या करते हैं बच्चों, संयोग करते हैं, और संयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, क्रिया करके क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और यह है आपका पहला एग्जाम्पल, क्या, कोयले का दहन। सीधा सीधा एग्जाम में आता क्वेश्चन कि कोयले का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो कोयले का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया बच्चों, आपकी यह अभिक्रिया है संयोजन। लिखने का तरीका क्या होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को वो समझना, पहले तो आपको क्या लिखनी है, संतुलित लिखनी है समीकरण। ये तो पहले से क्या है, संतुलित। अवस्थाएं दर्शानी है आपको, और क्या लिखने, नीचे नाम लिखने हैं उनके। जैसे इसका नाम क्या होता है बच्चों, कोयला, यहां पर उसको क्या मानते हैं, कोयला। O2 को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। और CO2 का नाम क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिखना है आपको, याद रखना। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको सब चीजें याद हैं, लेकिन आपको लिखने का पैटर्न सही नहीं है एग्जाम में, तब भी हमें फुल मार्क्स प्राप्त नहीं होते। तो पढ़ाई के साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूं कि लिखने का पैटर्न कैसा होना चाहिए हमारे एग्जाम में, वो भी क्या करते चलिए
आप उन पर भी ध्यान देते चलिए, यही क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये था बच्चों आपकी पहली एग्जाम्पल था। मेरी दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा जल का निर्माण। और जल का जो निर्माण हो रहा है, क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है किससे क्रिया करती है, इस ऑक्सीजन गैस से, और क्रिया करके किसका निर्माण होता है बच्चों, जल का क्या होता है, निर्माण होता है। अवस्थाएं दर्शाना बहुत आसान है। देखो हाइड्रोजन गैस है तो मैंने क्या दर्शा दी जी, ऑक्सीजन गैस तो क्या दर्शा दी जी, और जल क्या होता है, द्रव, इसलिए क्या दर्शा दिया अपन ने, एल, लिक्विड दर्शा दिया। तो देख पा रहे हैं आप इस अभिक्रिया में भी क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बना रही है, जल। मतलब यहां पर जो अभिकारक है, इस अभिकारक संख्या कितनी बच्चों, 2 है, और क्या हो सकती है 2 से ज्यादा, तो यहां कितनी है, 2। लेकिन उत्पाद देखिए गौर से, उत्पाद कितना बच्चों, एक ही है। तो उत्पाद जो होगा संयोजन अभिक्रिया में वो क्या होगा आपका, हमेशा एक ही होगा, तभी हम उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एक और अन्य एग्जाम्पल की। अब हम बच्चों बात करते हैं एक अन्य एग्जाम्पल की, और ये एग्जाम्पल क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां से इस एग्जाम्पल से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें पढ़ना है, इसलिए इस एग्जाम्पल को पढ़ना आवश्यक है। तो मैंने कहा कि ये क्या है आपका CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। आमतः दिवाली के समय पर पेंट करने के लिए आपने सामान्यतः क्या लाए होंगे, आप कली का टंटा लेकर के आए होंगे, कट्टों में भरा हुआ होता है, मोटे मोटे से टुकड़ों के रूप में आता है, उसे क्या बोलते हैं सामान्यतः गांव की भाषा में कली का टंटा है, देसी भाषा में कली का टंटा उसे कहा जाता है। तो आपने कली का टंटा देखा होगा कि कली का टंटा क्या होता है बच्चों, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका सामान्य जो नाम होता है वो होता है बिना भुजा चूना। तो ये क्या है आपका, बिना भुजा चूना। अब क्या पाया है आपने, आप ये पाते हो कि जब इसमें क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है, यानी H2O से क्या करवाते हैं, इसकी क्रिया करवाते हैं अपन, तो आपने पाया होगा कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जैसे ही आपने इसमें पानी डाला आप दूर हट जाते हैं, आप दूर भग जाते हैं। क्यों, इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, जिससे हम जल ना जाए, इसलिए व्यक्ति जो होता है उससे क्या चला जाता है, दूर चला जाता है। और जो उत्पाद आपको प्राप्त हो रहा है, जिसके आप क्या कर रहे हैं, दीवार पर पेंटिंग कर रहे हैं, वो कौन सा होता है, भुजा हुआ चूना। पहले क्या था, वो बिना भुजा, अब आपने उसको क्या डाल दिया, पानी, और क्या हो गया, वो भुज गया, तो नाम क्या बना, भुजा हुआ चूना। करते ना अपन, जब चूल्हे पर खाना पकाते हैं तो पहले लकड़ी जली हुई होती है, और उसको बुझाने के लिए सामान्यतः उस पर क्या कर दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। तो भैया इसकी जितनी भी उष्मा थी वो पानी डालकर आपने क्या कर दी, बुझा दी, इसलिए क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। ठंडा कर दिया आपने इसको, और क्या प्राप्त हो गई आपको, यहां पर ऊष्मा प्राप्त हो गई। ठीक है, अब मेरा पहली बात तो आपसे एक सवाल ये है कि मैंने जो एग्जाम्पल लिखा, क्या यह संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल की बात को स्वीकार करता है या नहीं। मतलब समझना, हमने ये कहा था कि संयोजन अभिक्रिया में उसे ही कहेंगे जहां पर उत्पाद कितना होगा बच्चों, 1। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ये दिख रहा होगा कि यहां पर जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 2। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं, ऐसा नहीं है। ऊष्मा कोई भी उत्पाद नहीं होती। ऊष्मा क्या नहीं होती, उत्पाद नहीं होती। आप जानते हैं उत्पाद क्या होता है, पदार्थ या यौगिकों को उत्पाद कहते हैं। और उत्पाद का क्या होगा, रासायनिक संगठन होगा। क्या ऊष्मा का कोई रासायनिक संगठन होता है क्या, नहीं होता। ये तो इसके अंदर थी, लेकिन जैसे जल डाला गया ये क्या आ गई, बाहर आ गई। जैसे मान लीजिए आप गुस्सा जो होता है वो आपके अंदर होता है, लेकिन जब कोई आपको उकसाता है तो आप उस गुस्से को बाहर निकालते हैं। तो ये उत्पाद नहीं है, याद रखना, ऊष्मा कभी उत्पाद नहीं कहलाती। उत्पाद तो मेन क्या है आपका ये, तो इसी का क्या है, रासायनिक संगठन है। और पहचान सिंपल सी कहानी है, रासायनिक संगठन होगा उस पदार्थ का तो वह उत्पाद होगा, वरना नहीं होगा। तो इसका नहीं होता, ये कोई उत्पाद नहीं है, ये उत्पाद है। इसलिए अपन इसको कौन सा एग्जाम्पल में लिया है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में लिया। अब मैं यदि बात करूं तो वही यहां पर क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है वो समझना। एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब जल से करवाई जाती है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो समझना कि जब हम चूने के पानी, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसकी अवस्था कौन सी हो जाएगी बच्चों, AQ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा AQ, क्योंकि क्या है ये जलीय विलयन, तो इसे ही क्या कहते हैं, चूने का पानी या चूने का विलयन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब चूने के पानी की
आपने देखा भी होगा, अपन क्या करते हैं, कली का डंडा लाते हैं, उसमें जल मिलाते हैं, उसके बाद उसको छान करके क्या प्राप्त होता है अपन को, चूने का पानी। इस चूने के पानी क्या करते हैं अपन, दीवार पर सफेदी करते हैं। तो चूने के पानी की दीवार पर सफेदी करने के कुछ समय के बाद क्या आती है बच्चों, चमक आती है। क्या आती है, चमक। अब यह चमक क्यों आई, यही क्या है हमारा क्वेश्चन है कि चूने के पानी की दीवार पर सफेदी करने के कुछ दिनों के बाद चमक क्यों आती है। तो क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना, यह तो क्या होगा आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया कि जब क्या करते हैं अपन, दीवार पर चूने के पानी की क्या की जाती है, सफेदी की जाती है। तो यह चूने का पानी क्या करता है, यह चूने का पानी विद्यार्थियों हमारी वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस, आपकी इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करता है, रिएक्शन करता है। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के पश्चात हमें प्राप्ति होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी प्राप्ति होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की आपको क्या होती है, प्राप्ति, और क्या प्राप्त हो जाता है आपको, जल। इस कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने आपको शुरुआत की क्लास में ही बहुत सारे योग्य लिखाए थे। तो यह हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं मन, संगमरमर कहते हैं, याद रखना। और मैं नाम बताऊं इसके, तो इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, चूना पत्थर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, खड़िया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, चौक कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है बच्चों, प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो बहुत सारे क्या है इसके नाम हैं, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। तो किसका निर्माण हुआ आपका, इस संगमरमर का निर्माण हुआ। इस संगमरमर के बनने के कारण ही क्या गई, दीवार पर चमक आ गई। तो क्या लिखेंगे अपन कि जब चूने के पानी की दीवार पर क्या की जाती है, सफेदी, तो यह हमारी वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करता है, क्रिया, और क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, संगमरमर का निर्माण करता है, जिसके कारण दीवार पर चमक आ जाती है। मेरा आपसे अब सवाल क्या है, मेरा आपसे यह सवाल है कि बताइए क्या यह संयोजन अभिक्रिया है या नहीं। आपके सामने जो यह अभिक्रिया लिखी हुई है, कौन सी, नीचे वाली, बताइए क्या यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है या नहीं है। आपको अब यह पहचानना है। तो आपको मैंने पहचान बताई थी, क्या होना चाहिए, उत्पाद केवल एक होना चाहिए, और आप देख पा रहे हैं यहां पर उत्पाद कितने हैं, 2 हैं। इसलिए यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगी। ये तो है, ये नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है बच्चों, उत्पाद की जो संख्या है वो क्या है, 1 से ज्यादा है। तो यह थी बच्चों आपकी संयोजन अभिक्रिया, और उससे रिलेटेड क्या था क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आगे अभिक्रियाओं के प्रकारों की, जिसमें आएगी आपकी वियोजन, और भी बहुत सारे प्रकार की आने वाली आपकी अभिक्रियाएं आने वाली हैं, लेकिन उनकी हम बात करने वाले हैं कब, अगली क्लास में। वीडियो को पूरा देखा करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लगातार यदि आप मुझसे बने रहेंगे तभी जाकर के चीजें आपको आसानी से समझ में आती जाएंगी। हम कोई भी कंसेप्ट छोड़ने वाले नहीं हैं, याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।